और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपको रूबरू करा देती हूँ, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ। निरंजन जी, देखिए किस तरीके से अब ये मुद्दा जो है और बड़ा होता ही जा रहा है, महिला आरक्षण बिल। अब इसका नाम भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया है, लेकिन समस्या अभी भी वही सामने आ रही है जो पहले सामने आया करती थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण भी दिया जाए, लेकिन अनुच्छेद 243D जिसका हवाला दिया जा रहा है, आखिरकार वो है क्या? क्या उसको संशोधित नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये जो महिलाओं को सशक्त बनाने का या इस राष्ट्र की आधी आबादी को अवसर प्रदान करने का जो ये संविधान संशोधन कहूं या ये जो बिल कहूं, इसको 27-28 वर्ष क्यों लग गए? क्यों ये लटक रहा था? क्यों भटक रहा था? क्यों अटक रहा था? आप इस चीज को समझिए। इसके पीछे मानसिकता वो है जो एक कहा जाता था हमारे यहाँ की पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार आती है, देखिए इसके अंदर राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता होती है आपकी नीति, नियत और उसके बाद में आपकी रणनीति। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार पिछले हम 9-9.5 वर्षों के अंदर इनका काम देखें, आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो लिंगानुपात है, यानी कि जो भ्रूण हत्याएं होती थी, पेट में जांच होती थी और उसके बाद में अगर लड़की पाई जाती थी तो उसको बीच में ही अबॉर्ट कर दिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने पहले महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए संरक्षण का काम किया और आज ये आरक्षण का काम कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार की जो नीति और नियत स्पष्ट तौर पे कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश किसी भी आधी शक्ति के द्वारा सशक्त नहीं हो सकता, वो विश्व के अंदर विद्यमान नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे जो आधी आबादी, मैं कहूँ कि मात्र शक्ति, और आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि जिन लोगों ने आज तक महिलाओं को केवल चूल्हे चौके तक कहूँ या घूंघट और पर्दे के अंदर रखने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास किया था, इस सरकार ने पहले महिला संरक्षण, उसके बाद में चाहे 3 तलाक कहें, और आज जिस तरीके से महिला आरक्षण का जो कार्य किया है, और ये इस तरह की इस राष्ट्र ने इनको ये काम करने के लिए जो दायित्व दिया था, उसके लिए सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया है संसद का। और जिस तरीके ये आरक्षण दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए किसी भी समग्र राष्ट्र के समग्र विकास के लिए समर्थ शक्ति चाहिए। आदि शक्ति से, केवल अर्ध शक्ति से कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। और आज हम देख रहे हैं कि जब महिलाएं आज सेना में, महिलाएं आज पायलट बन रही हैं, महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से और ज्यादा योग्यताएं नजर आ रही हैं, तो क्यों ना उनको इतना अवसर दिया जाए कि उस आधी आबादी के लिए भी जो कानून बने, जो नीतियां बने, जो उनके लिए पॉलिसियां बने, उसके लिए वो स्वयं संसद में मौजूद हों। आज क्या स्थिति है? आज अगर हम भारत के पार्लियामेंट की बात करें तो केवल 70-72 महिलाएं हैं। मुझे एक बात बताइए, 543 के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अगर, और उनके अंदर भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी राजनीतिक दायरे में बंद करके काम करती हैं, जबकि जिस तरीके से अगर ये मान लीजिए 1/3 आरक्षण लागू हो जाता है तो उस संसद का परिदृश्य क्या होगा। लेकिन इससे आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी। मानसिकता अभी आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर एक पदस्थ मंत्री कहता है कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश होता है और पूरी की पूरी विधानसभा ठहाके मार करके हंसती है। अगर वहां पे 33% महिलाएं होंगी तो क्या उनको ये उनकी इतनी हिम्मत बन जाएगी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का, और इसके अंदर रुचि जी एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, इस देश का, हमारी जो संस्कृति है, इसका गौरव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माँ जीजाबाई ने एक वीर शिवाजी पैदा किया था, महारानी लक्ष्मीबाई, माँ सावित्री फूले। आप ये देखिए अनेक उदाहरण हैं जहां पे महिलाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और उसी कीर्तिमान के लिए उनको एक अवसर की आवश्यकता थी। वो अवसर तत्कालीन सरकार इसको दे रही है। अब ठीक है, कुछ लोगों की नियति ऐसी बन गई कि वो क्या करते हैं, भंडारे की बुराई करते करते उसी भंडारे की लाइन में लग करके और भोजन करते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। तो वो नीतियां हैं।
अब कौन आदमी कितना भ्रमित है, कौन आदमी कितना संयमित है, ये सारा का सारा देश इस पार्लियामेंट से देख रहा है। श्रुति, बिल्कुल देखिए, निरंजन जी देख रहे हैं आप किस तरीके से चर्चा जो है आगे बढ़ती जा रही है, महिलाओं से शुरू होती है, लेकिन भारत, इंडिया, देखिए चुनावी साल है, मानती हूं मैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन महिला आरक्षण बिल इतना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा और इतनी बड़ी सियासत। देखिए ऐसा है कि मैं अगर इस गवर्नमेंट का पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों का कार्यकाल देख रहा हूं तो मैं एक चीज जरूर मेरे को दिखाई दे रही है कि वो ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने सधे हुए कदमों से चल रही है। अगर मैं बात करूं 2016 की, मैं बात करूं 2017 की, तो उस टाइम जीएसटी और नोटबंदी इस गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट लेकर के आई, और नोटबंदी और जीएसटी दोनों की दोनों व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक मानी जा रही थी। लेकिन 17 के अंदर गुजरात चुनाव से बिल्कुल पहले ये दोनों के दोनों फैसले सरकार ने लिए, जबकि गुजरात जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य है और व्यापारिक राज्य माना जाता है गुजरात को। लेकिन सरकार, इसका मतलब क्या, सरकार ने चुनावों की परवाह नहीं की, सरकार ने वोटों की परवाह नहीं की। और उसके बाद में 2019 के बाद में सरकार ने जिस तरीके से अपना कार्यकाल चलाया है, पहले राम मंदिर, उसके बाद में धारा 370 और उसके बाद में 3 तलाक और उसके बाद में अब ये महिला आरक्षण बिल, तो इससे ये चीज लगती है कि सरकार ने अपना टाइम शेड्यूल तैयार करके रखा हुआ है। जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद। और लगता ऐसा है कि सरकार अपनी राष्ट्र नीति के ऊपर राष्ट्र प्रथम को मान करके, और चाहे राजनीति में वोटों के अंदर लाभ हो हानि हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरकार का इसके अंदर कोई मंतव्य लग रहा है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।